साथियों, चंद्रशेखर आजाद ने आज पहली बार सदन में योगी आदित्यनाथ से टकरा गए। योगी आदित्यनाथ से इस कदर टकराए हैं कि मैंने कभी नहीं देखा कि जो विपक्षी लोग होते हैं या अखिलेश यादव जी भी इस तरह से योगी आदित्यनाथ से बोले हों कभी। यार, नौसिखिया सांसद चंद्रशेखर आजाद किस तरह से योगी आदित्यनाथ मजे हुए राजनेता से टकरा गया। आप सोचिए, योगी आदित्यनाथ से टकराना कोई आम बात नहीं है। योगी आदित्यनाथ से टकराने का मतलब है इस देश के तमाम हिंदुओं से टकराना। और चंद्रशेखर बिना नफा नुकसान के योगी आदित्यनाथ से टकरा जाते हैं और योगी आदित्यनाथ को कहते हैं, बाबा जी, आपसे यदि कुर्सी नहीं संभाली जाती है तो कुर्सी आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके बस की बात नहीं है। तो आज इस वीडियो में पूरा आपको वाक्य सुनाऊंगा क्या उन्होंने लिखा है। लेकिन सबसे बड़ी खबर दोस्तों ये है कि आखिर अनुसूचित जाति के जितने भी लोग हैं उनको, ये जो संवर्ण समाज के लोग हैं, जातिवादी लोग संवर्ण समाज में, वो लोग आखिर दलितों को घोड़ी पर शादियों में क्यों नहीं चढ़ने देते। आखिर घोड़ी रिश्ते में इनकी क्या लगती है। आखिर घोड़ी पर दलित समाज यदि चढ़कर बारात जाएगा तो इनका क्या बिगड़ जाएगा। तो आज इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। और ये कोई हंसने वाली बात नहीं है दोस्तों, ये दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। दलित जिस दिन कमजोर हो जाएगा उस दिन पिछड़ों पर अत्याचार होना चालू हो जाएगा। तो ये बड़ी खबर है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जी इस समय दिल्ली में विराजमान हैं, क्या कर रहे हैं उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन सोचिए कि अखिलेश यादव को तमाम ध्वस्तीकरण पर बोलना है, लेकिन अकबर नगर जैसे मुस्लिम एरिया पर या महाराष्ट्र में मस्जिदों पर हमला हो रहा है, उन जगहों पर इन्हें नहीं बोलना है। और भी तमाम खबर है जो आपको बताएंगे इस वीडियो में। मोदी सरकार के 38 दिनों में कितने आतंकी हमले हुए हैं, इसको कांग्रेस पार्टी ने पेश किया है। तो इन सारी खबरों पर बातचीत करते हैं। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आप जिस तरह से दलित पिछड़े आदिवासियों को साथ रवैया करते हैं, भले ही दलित पिछड़ा समाज आज कमजोर है, आर्थिक तौर पर कमजोर है, शैक्षणिक कमजोर पर वो बेहतर होता जा रहा है, लेकिन उसे आज भी लोग घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते हैं। दलित पिछड़े आदिवासी जो अति पिछड़े लोग हैं उनको भी घोड़ियों पर चढ़ने पर इन जातिवादी लोगों में दिक्कत होने लगती है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों कि गांव में जब शादियां होती है तब लोग दूल्हे को शौक के मारे घोड़ियों पर बैठाकर या घोड़े पर बैठाकर बारात को लेकर जाते हैं। लेकिन जिस गांव में वो रह रहे हैं, अपने आप को हिंदू मान रहे हैं, दलित समाज जो सनातन मान रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ कुछ उन्हीं सनातनी भाइयों ने किस तरह से अत्याचार किया करते हैं, जो शायद बहुत ही निंदनीय है। ऐसा मामला पहली बार नहीं है, पहले भी ऐसा हो चुका है। दरअसल ये मामला दोस्तों जहां का है, आपको बता दें कि अनुसूचित जाति के दूल्हे को घोड़ी से उतारा और बारातियों पर पथराव व हमला। राजपूत समाज के युवक ने लहराया तमंचे, पुलिस की मौजूदगी में पूरी करनी पड़ी विवाह की अन्य रस्में। सोचिए, अब विवाह भी उनके रीति रिवाज से करो और अपने आप को हिंदू मानो, देवी देवताओं की रिस्पेक्ट करो इनके, और सब कुछ करो। लेकिन तब भी यदि आपका बेटा पढ़ रहा है, यदि आपका बेटा घोड़ी पर चढ़कर बारात जा रहा है, तो तमंचे की नोक पर, आप सोचिए, तमंचे की नोक पर आपके बच्चे को घोड़ी से उतारा जाएगा, उसको मारा पीटा भी जाएगा, तमाम बारातियों को भी मारा पीटा जाएगा। तो कहाँ का ये अनुसूचित जात हिंदू है। अगर वो अपने आप को किसी और धर्म में कन्वर्ट कर रहा है तब भी आपको दिक्कत हो रही है। आपके धर्म में रह रहा है तब उसको आप मारते पीटते हैं। तो पहले अपने आप को मजबूत कर लीजिए कि दलित समाज को कहाँ रखना है। दलित समाज मजबूरी में धर्म परिवर्तन कर रहा है, ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ गांव की। और आगे की जो खबर है वो आपको हम बताते हैं। साथियों, चंद्रशेखर का बड़ा बयान आया है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा
कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अगर प्रदेश संभाल नहीं पा रहे हो तो छोड़ क्यों नहीं देते। चंद्रशेखर का ये बयान पूरे सदन में गूंज रहा था। सोचिए, पूरे लोग चंद्रशेखर के मुंह ताक रहे थे कि एक नौसिखिया सांसद किस तरह से योगी आदित्यनाथ सांसद पर, मुख्यमंत्री पर हमले किए जा रहा है। दरअसल जो भी उन्होंने कहा गलत नहीं कहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दलितों की, पिछड़ों की हालात, मुसलमानों की हालात इस तरह से ध्वस्त है कि जितनी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की निंदा की जाए वो कम है। और इतना ही नहीं, आज मायावती जी की अगर सरकार होती तो ये जो कानून, लॉ एंड ऑर्डर आप देख रहे हैं, ये इन दलित, पिछड़े, आदिवासियों और तमाम लोगों के हित में होता। तो ये बड़ी खबर है, लेकिन आपको बता दें कि इसमें बीजेपी में मामला गर्म है। उत्तर प्रदेश की सियासी राजनीति गर्म है और हो सकता है योगी आदित्यनाथ जी का तबादला हो जाए या फिर ये यहाँ से सस्पेंड हो जाएं। ये बहुत ही सटीक खबर है। केशव प्रसाद मौर्य इस बार बैकवर्ड राजनीति यूपी में करने वाले हैं। इस बार उन्होंने देख लिया कि किस तरह से अंबेडकर साहब का नाम लहराया है और अंबेडकर साहब के नाम पर गांधीवादी लोगों ने इस देश में 99 सीट हासिल कर लिए और समाजवादी लोग जो दलितों का डिमोशन करते थे वो लोग भी अंबेडकर साहब के नाम पर, अंबेडकर पार्क को आयासी का अड्डा बताने वाले अंबेडकर के नाम पर 37 सीटें हासिल कर ली। तो ये सब बीजेपी वाले देखकर राजनीति में परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये बड़ी खबर है। तो ये गौरवपाल ने इसे लिखा है कि दिल्ली में केशव प्रसाद मौर्य इसमें हैं और यूपी में भूचाल आने वाला है बड़ा। लेकिन वहीं पर अखिलेश यादव का बयान आता है, भाजपा सरकार ने उपचुनाव में हार के डर से शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस व लखनऊ में पंतनगर व इंद्रप्रस्थ के ध्वस्तीकरण का फरमान स्थगित किया है। इसे पूरी तरह से निरस्त होना चाहिए। भाजपा का असली चेहरा शिक्षकों व आम जनता के सामने आया है। शिक्षक व आम जनता भाजपा को उपचुनाव ही नहीं, अगला चुनाव हराएगी। जनता ने भाजपा सरकार की मनमानी के बुलडोजर के ऊपर जनशक्ति का बुलडोजर चला दिया है। तो आप सोचिए कि इंद्रप्रस्थ नगर के बारे में बोलेंगे, पंतनगर के बारे में बोलेंगे, लेकिन ये अकबर नगर के बारे में नहीं बोलेंगे। जहां मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, मस्जिदें टूट रही है, वहां पर इन्हें सिर्फ वोट लेना है वहां के लोगों से, लेकिन इनको वहां के लोगों के बारे में नहीं बोलना है। तो ये गलती मुसलमानों की भी है कि इन लोगों का सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये लोग कभी अपने मुंह से मुसलमान नहीं कह पाते हैं। इन्हें डर लगता है कि हमारा हिंदू समाज का वोट कट जाएगा, और ये जिस दिन बोल देंगे ना मुसलमानों के प्रति, उस दिन हिंदू समाज का वोट इनका कट जाएगा 110%। ये बात आप नोट कर लीजिए। खैर, इस पर इमरान शकीर ने लिखा कि देखिए भैया, अपने ट्वीट में पंतनगर, इंद्रप्रस्थ नगर का जिक्र किया करते हैं, लेकिन रहीम नगर, खुर्रम नगर तथा अकबर नगर का जिक्र नहीं करते हैं। भैया ने ऐसा क्यों किया होगा? भैया की क्या मजबूरी रही होगी? ये आप लोग बताइएगा, सोचिए। और मोदी सरकार के 38 दिन में कितने आतंकी हमले हुए हैं, ये आपको बता दें। साथियों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज़ इस बात को आप गौर से सुनिएगा। साथियों, मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं, बहुत ही नरम दिल से कहना चाह रहा हूं कि मैं इस समय थोड़ा आर्थिक तौर से गुजर रहा हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 1 रुपये से जितना भी आप लोग डोनेशन करना चाहें तो इस नंबर पर कर सकते हैं। प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं। मैं आपके पैसे के पाई का हिसाब दूंगा कि मैंने पैसा आपका कहाँ इन्वेस्ट किया है। प्लीज़ आप लोग इस समय मेरी मदद कीजिएगा। सुपेरिया ने लिखा है, सुपेरिया जी जो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं, इन्होंने लिखा कि मोदी के 38 दिन में 9 आतंकी हमले, 12 जवान शहीद, 13 जवान घायल, 10 नागरिक मर गए, 50 से ज़्यादा लोग घायल। तो ये बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इन्हें सोच समझकर कांग्रेस वालों को भी इल्ज़ाम लगाना चाहिए, क्योंकि अगर वो 9 हैं तो आप 10 हैं, अगर वो 10 हैं तो आप 11 हैं। ये समझना चाहिए, दोनों एक ही हो तो इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो। खैर, आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।